क्लास 12th हम लोग पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर पढ़ रहे थे। अभी तक आपने इस चैप्टर में ये जाना कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही दुनिया के ज़्यादातर देश दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा या एक गुट अमेरिका के नेतृत्व में था, जिसे पूंजीवादी गुट कहा गया या पश्चिमी गुट कहा गया, और दूसरा गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में था, जिसे साम्यवादी गुट भी कहा गया या पूर्वी गुट। ये आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार इन दोनों महाशक्तियों के, अमेरिका और सोवियत संघ के प्रतिद्वंदिता और अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को लेकर पूरे विश्व में तनाव रहा। और हमेशा 1945 से 1990 जब तक ये शीत युद्ध चला, तब तक पूरे विश्व में युद्ध की एक आशंका, बड़े पैमाने पे एक युद्ध की आशंका बनी रही पूरे विश्व में। अब इसमें आपने ये भी जाना कि किस प्रकार जो छोटे देश थे महाशक्तियों की तुलना में, उन देशों ने किसी एक गुट में शामिल होने की नीति अपनाई। गुटों में शामिल होने से उनको ये फ़ायदा था, गुटों में शामिल होने से छोटे देशों को हथियार मिले, आर्थिक मदद मिली, सुरक्षा का वायदा मिला, और जो पड़ोसी देशों से उनकी लड़ाई थी छोटी छोटी, उनमें महाशक्ति की जिस महाशक्ति के गुट में वो शामिल हो रहे हैं उसकी मदद मिली। तो इसी लालच में ज़्यादातर विश्व के देश किसी न किसी गुट में शामिल हो गए। इसके अलावा आपने जाना था कि किस प्रकार सैनिक संगठनों का निर्माण हुआ। सैनिक संगठन सैनिकों कई सारे देशों का मिला के एक सेना का ग्रुप बना लिया गया कि यदि किसी एक भी देश पे हमला होता है उस ग्रुप के, तो वो सारी सेना मिलकर उन देशों की उसका मुकाबला करेगी। प्रमुख गुट आपने भी पढ़े थे, जैसे नाटो 1949 में बना। उसके प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने वारसा गुट बनाया 1955 में। पूंजीवादी जो अमेरिका के नेतृत्व में गुट था, उसने एशिया में भी दो ऐसे सैनिक संगठन बनाए। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ये सीएटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और मध्य एशिया के लिए सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या सेंटो। तो इस प्रकार सैनिक गुटों का निर्माण हुआ। आपने ये भी जाना था कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ के लिए कि किसी से हम एक गुट दूसरे से कमज़ोर ना पड़े, लगातार शस्त्रों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ और नए नए शस्त्रों की खोज हुई। जो शस्त्र विद्यमान थे उनको बड़े पैमाने पे बनाया गया और एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए नई नई तकनीक के हथियार खोजे जाने लगे। तो शस्त्रीकरण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि विश्व जो शीत युद्ध था वो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, मेनली यूरोप में था। यूरोप दो धड़ों में बढ़ गया था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। लेकिन उसके अलावा अफ्रीका में, एशिया में और विश्व के अन्य देशों में, लैटिन अमेरिका में भी शीत युद्ध का प्रभाव देखा गया। और शीत युद्ध के जो गुटों के बीच तनाव थे, उसके कारण इन महाद्वीपों में भी देशों के बीच युद्ध हुए। आज हम लोग जो आपकी किताब में ये शीत युद्ध के प्रमुख घटनाक्रम दिए हुए हैं, पेज नंबर 8 पर ये जो मेन घटनाएं हुई थी शीत युद्ध के दौरान, उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है, 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने यहाँ ये दिए 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका नाम ट्रूमैन था। उन्होंने एक व्यापक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाया कि किस प्रकार जो पूंजीवादी अमेरिका है वो साम्यवादी सोवियत संघ को रोक सकता है।
तो इस तरीके का खुल्लम खुल्ला बयान देना किसी देश के नेता का कि हम दूसरे देश को रोकना चाहते हैं, उसे नष्ट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के बयान ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी को बढ़ाया, अविश्वास को बढ़ाया। इसी तरीके से मार्शल प्लान, ये अमेरिका के ही मंत्री थे, 1947 से 52, 1947 से 52, आप वर्ष का ध्यान रखिएगा। ये वही समय है जब भारत आज़ाद हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था। 1947 से 52 के बीच में अमेरिका ने एक योजना बनाई जिसे मार्शल प्लान कहते हैं। मेनली ये आर्थिक सहायता की योजना थी। किसकी आर्थिक सहायता की? पश्चिमी यूरोप के देशों की। बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना होगा, यूरोप का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो ज़्यादातर यूरोप की धरती पे हुआ। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब यूरोपीय महाद्वीप के देश हैं और द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं के बीच हुआ था। तो यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक रूप से काफ़ी खराब स्थिति में था, तो उसको पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। पुनर्निर्माण मतलब आर्थिक संस्थाओं को, फैक्ट्रीज़ को, कारखानों को, खेती को फिर से खड़ा करना था, पुनर्जीवित करना था। तो इसमें अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की। इसी को मार्शल प्लान कहा गया। अमेरिका ने ये मदद क्यों की? स्पष्ट है, जिससे कि ये पश्चिमी यूरोप के देश आर्थिक मदद के लिए सोवियत संघ के पास ना जाए, वो अमेरिका के गुट में शामिल रहें और पूंजीवादी साम्यवाद के प्रसार को यूरोप में रोका जा सके। तो इस तरह से ये मार्शल प्लान भी महत्वपूर्ण घटना है जिसने साम्यवाद के प्रसार को रोका। उसके बाद एक जो अलग महत्वपूर्ण घटना है वो है 1948-49 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई तो सोवियत संघ की सेनाएं जर्मनी में मौजूद थीं और उन्होंने 48 में बर्लिन को, वहाँ जर्मनी की राजधानी को अपनी सेना के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया। घेरने का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका और उसके साथी देश, मतलब जो पूंजीवादी देश थे, उनकी सेनाओं को आने से वहाँ पर मना कर दिया। एक तरीके से बर्लिन पर कब्जा कर लिया और उनका जो सामान था उसे आने जाने से रोक दिया, उसे स्वयं ही ले लिया। तो इस प्रकार एक विवाद का जन्म हुआ कि जर्मनी पे सोवियत संघ अपना कब्जा कर रहा है और इसका परिणाम इस तरीके से हुआ कि जितने हिस्से पर सोवियत संघ की सेनाएं थीं वहाँ वो पूर्वी बर्लिन के रूप में, और जितने हिस्से पे पश्चिमी गुट की या अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेनाएं थीं वो बटकर पश्चिमी जर्मनी बन गया। तो जर्मनी का विभाजन भी हो गया इसी 48-49 में, ठीक, उस पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में। फिर अगला जो शीत युद्ध से ही प्रेरित घटना थी वो है 1950 से 53 तक कोरियाई युद्ध। जो मैप आपको नक्शा भेजा था उसमें अगर आप उठा के देखेंगे तो कोरिया एशिया महाद्वीप में ये इस जगह पर है। ये कोरिया है। यहाँ पर चीन, ये चीन है। चीन उस वक्त साम्यवादी देश हो चुका था। चीन ने अपनी सेना कोरिया में कब्जा करने के लिए भेज दी कि वहाँ पर साम्यवाद का प्रसार हो सके। कोरिया को साम्यवाद से बचाने के लिए इस साइड से अमेरिका ने अपनी सेना भेजी कि नहीं, चीन की सेना को कोरिया में ना घुसने दें, और इस तरीके से इस तरफ जो अमेरिकी सेना जहाँ तक कब्जा कर पाई उसे दक्षिणी कोरिया, और चीन की सेना जहाँ तक रह गई 38 डिग्री अक्षांश तक, वो उत्तरी कोरिया आज भी मौजूद है। अगर आप आज न्यूज़ और उसको पढ़िए तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो प्रमुख देश हैं। तो ये बंटवारा 1950 में ही 1950 से 53 कोरियाई युद्ध में चला और उसके बाद ये हुआ। तो ये बहुत ही प्रमुख युद्ध है कोरियाई युद्ध।
जिससे एशिया में भी शीत युद्ध का प्रवेश हुआ और कोरिया दो हिस्सों में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया बट गया। इसी तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया का एक और देश चीन के साम्यवादी सेना से ही प्रभावित होकर 1954 में वियतनाम ने फ्रांस जो पूंजीवादी गुट का था उसे हरा दिया। फ्रांसीसी वियतनाम छोड़कर चले गए और वियतनाम का भी विभाजन उसी तरीके से साम्यवादी पूंजीवादी आधार पर हो गया। तो जहाँ तक पूंजीवादी सेनाओं का कब्जा था अमेरिकी सेना का, और जहाँ तक चीन की सेना का कब्जा था। इस प्रकार 1954 में एक प्रमुख घटना और हुई है, सीएटो का गठन। ये अक्सर पूछा जाता है सीएटो का पूरा नाम या उसका गठन कब हुआ। तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंद शॉर्ट में सीएटो कहते हैं, 1954 में बना और 1955 में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मध्य एशियाई देशों को मिलाकर बनाया। ये दोनों ही देश याद रखिएगा पूंजीवादी संगठन से संबंधित थे। ठीक है, तो नाटो, सीएटो और सेंटो ये 3 पूंजीवादी गुट के हैं। वारसा प्रमुखता साम्यवादी गुट का था। ठीक, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि सीएटो या सेंटो का पूरा नाम और उसका गठन। सेंटो बगदाद समझौते के द्वारा बनाया गया। कल जो क्वेश्चन आंसर आपको भेजे गए हैं उसमें इसे उस फॉर्मेट में भी दिया गया है। 1954 से 75 के बीच अगली घटना जो दी है, देखिए कितना लंबा समय है। 1954 से 75, लगभग 2 दशकों तक अमेरिका ने वियतनाम में जब साम्यवादी सेना का कब्जा हुआ, फ्रांस हार गया, तो अमेरिका ने वहाँ साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अपनी सेना भेजा, जो 2 दशकों तक, 2 दशक मतलब लगभग 20 सालों तक वहाँ पर लड़ती रही, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल वहाँ से साम्यवाद को हटाने में नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये आपकी किताब में यहाँ जो कार्टून दिया हुआ है ये भी वियतनाम से ही संबंधित दिया हुआ है कि वियतनाम बहुत छोटा सा देश समझकर अमेरिका ने वहाँ पर सेना का हस्तक्षेप किया कि हम जल्दी से उसे खाली करा लेंगे, लेकिन वो अमेरिका के लिए आसान नहीं रहा और 2 दशक तक वहाँ फंसे रहने के बाद अमेरिका ने अपनी सेना वहाँ से वापस बुला ली। तो ये जो हस्तक्षेप किया था उसने वो 1954 से 75 के बीच था। यहाँ आपको अक्सर हस्तक्षेप शब्द मिलेगा। हस्तक्षेप का यहाँ भी है, ये सोवियत हस्तक्षेप का मतलब कि किसी देश की सरकार को बचाने के लिए या उसे गिराने के लिए अपनी सेना को भेजना अमेरिका या सोवियत संघ के द्वारा, जिससे कि अपने हिसाब से अपने हितों के अनुसार वहाँ पर सरकार बनाई रखी जा सके या हटाई जा सके। ठीक, इसके बाद सोवियत संघ ने जो 3 प्रमुख देश हैं जिनमें हस्तक्षेप करके साम्यवादी सरकार बनाई थी, उसमें पहला था हंगरी। ये यूरोप का देश था जिसमें सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजकर उसे वहाँ की पूंजीवाद हटाकर वहाँ पर साम्यवादी शासन स्थापित किया और अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। इसी तरीके से चेकोस्लोवाकिया में 1968 में और अफ़गानिस्तान में 1979 में। तो ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, चूँकि आपकी किताब में दिए हैं। इन तीनों की डेट याद रखिएगा कि हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ ने किस वर्ष हस्तक्षेप किया है और वहाँ साम्यवादी शासन स्थापित किया है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना शीत युद्ध के दौरान मानी जाती है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट 1962। क्यूबा का मिसाइल संकट ये 1961 में बे ऑफ पिग्स की घटना से संबंधित है। अगर आप किताब का ये दूसरा पेज खोल कर देखेंगे, दूसरे पेज में ही ये सबसे पहले ये क्यूबा का मिसाइल संकट ही आपकी चैप्टर में स्टार्टिंग में ही दिया था। क्यूबा संकट, ये जो मैप दिख रहा है ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है
जिसमें ये जो सफ़ेद हिस्से से है ये अमेरिकी का संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इसी से लगा हुआ ये जो रेड कलर से है ये क्यूबा। तो ये क्यूबा अमेरिका से एकदम उसके निकट का देश है। हुआ ये था कि क्यूबा में 1961 में, जैसा यहाँ दिया है 1961 में, अब क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो, ये नाम लिख लीजिएगा, याद करिएगा। फिडेल कास्ट्रो जो वहाँ पे साम्यवादी शासक थे, उन्होंने क्यूबा में साम्यवादी शासन लिया है। पहले क्यूबा पूंजीवादी था, लेकिन 1961 में वहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हो गई, अर्थात वो सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया। अमेरिका को ये चिंता हुई कि ये इस तरीके से पहली बार जो है साम्यवाद अमेरिका के एकदम निकट, उसके भौगोलिक रूप से, ज़मीनी रूप से एक देश, अमेरिका का एकदम पड़ोसी देश साम्यवाद के प्रभाव में आ गया, और इससे अमेरिका को खतरा पैदा हो गया। उसने ये प्रयास किया अमेरिका ने 1961 के दौरान कि ये जो फिडेल कास्ट्रो की सरकार बनी थी, इसे हटा क्यूबा में फिर से पूंजीवादी शासन ले आया जाए। इसी को बे ऑफ पिग्स की घटना कही गई, उस अमेरिका के इस षड्यंत्र को कि अमेरिका सरकार को हटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, जब सोवियत संघ को इस बात का पता लगा कि वो साम्यवादी शासन को हटाने की कोशिश कर रहा है, तो सोवियत संघ क्यूबा की मदद के लिए आ गया। किस प्रकार आ गया? सोवियत संघ ने अपने जो परमाणु मिसाइलों से लैस एक पूरा जहाजी बेड़ा जो है क्यूबा में भेजना शुरू किया। उसने क्यूबा में परमाणु प्रक्षेपास्त्र स्थापित करने शुरू कर दिए। उसका अमेरिका पर क्या असर पड़ता? अमेरिका के अमेरिका को परमाणु अस्त्रों से डायरेक्ट खतरा पैदा हो गया। अभी सोवियत संघ अमेरिका से दूर है, तो अमेरिका सेफ था, लेकिन जब उसके पड़ोसी ही देश के पास ही परमाणु हथियार आ गए तो अमेरिका की धरती को खतरा पैदा हो गया, और अमेरिका ने इस चीज़ को बहुत कड़ा रिएक्शन किया और क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया अपनी सेनाओं के माध्यम से, जिससे कि सोवियत सेनाएं और सोवियत हथियार क्यूबा में ना आ सकें। महत्व या इसको इतना ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि पहली बार अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं क्यूबा में आमने सामने आ गई। आज इसके पहले या इसके बाद सोवियत और अमेरिकी सेनाएं कभी भी आमने सामने नहीं आई थीं। क्यूबा संकट के दौरान ये दोनों की इस प्रकार लगा कि इस बार जो है अमेरिका और सोवियत संघ में युद्ध हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध था कि हम सोवियत सेनाओं को क्यूबा में प्रवेश नहीं करने देंगे, और सोवियत संघ ये चाहता था कि हम अपने हथियार क्यूबा को पहुंचा दें। लास्ट में सोवियत संघ ने अपना जहाज़ और हथियार वापस ले लिए और युद्ध होने से टल गया। ठीक है, तो इसीलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि इस तरीके से फिर ये लगा कि दोनों ही नेताओं ने, अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं ने जिम्मेदार पूर्ण तरीके से व्यवहार किया और युद्ध को टाल दिया। तो इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, क्या था, आपको लिख के भी भेजा गया है, उसे ज़रूर से याद कर लेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट का महत्व ये है क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और उनमें सहयोग की शुरुआत हुई। आज बच्चों हम लोग क्यूबा संकट तक ही पढ़ेंगे। आपको बताया कि क्यूबा का मिसाइल का इसके बाद एक शीत युद्ध में शिथिलता का दौर आया, जिसमें तनाव थोड़ा कम हुआ। कल हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार धीरे धीरे सोवियत संघ के विघटन आरंभ हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हुई।